समिट में भारत काफी सफल रहा है और अब से कुछ देर बाद शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने जा रही है। और इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए तमाम गेस्ट मौजूद हैं। मेरे साथ मेजर जनरल के सिन्हा, डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं, और विनोद अग्निहोत्री जी, सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं स्टूडियो में। विनोद जी, सबसे पहले आज जो मुलाकात होने जा रही है, शब्दों में भले ही डोकलाम ना हो, दोनों ही देश कोशिश करेंगे कि शब्दों में ना लाए, लेकिन क्या मानते हैं बिटवीन द लाइन्स डोकलाम को ढूंढा जाएगा जिस तरह से रिश्ते खराब हुए हैं पिछले दिनों? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि डोकलाम का नाम भले ना हो, जिक्र हो, लेकिन डोकलाम की जो प्रतिछाया है वो इस मुलाकात की तो रहेगी, क्योंकि जाहिर है जब आप एक विवाद से अभी भी निकले हैं और इस विवाद को हल करने के पीछे ब्रिक्स सम्मेलन की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं कि पिछले 3-4 महीने से डोकलाम का विवाद चल रहा था, और उसी तरह बैक ट्रैक 2 में 3 महीने से भारत और चीन के बीच लगातार इस मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि ब्रिक्स में कैसे आतंकवाद और आतंकवाद के जो संगठन है जो पाकिस्तान में फल फूल रहे हैं उनका जिक्र हो। और इसको लेकर जो चाइना का एक अड़ियल रुख था चीन का, खासकर गोवा के ब्रिक्स सम्मेलन में दिसंबर 2016 में, जिसमें आतंकवाद का इससे भी ज्यादा जिक्र हुआ था, लेकिन पाकिस्तान को एपिक सेंटर बनाया जाए जो प्रधानमंत्री मोदी चाह रहे थे और भारत चाह रहा, उस पर चीन तैयार नहीं हुआ था। इसलिए उस पर चीन के रुख को नरम करने के लिए भारत ने जो प्रयास किया उसकी सफलता कल मिली, जब उन सारे संगठनों के नाम, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों के नाम उसमें दर्ज किए गए जो पाकिस्तान की जमीन पर फल फूल रहे हैं। इसमें चीन को भी एक फायदा ये हुआ कि जो चीन में आतंकवाद फैलाने वाले संगठन हैं उसका भी जिक्र हुआ, और अफगानिस्तान में और हकाई नेटवर्क ये संगठन है, तालिबान ये संगठन है, रूस को भी ये लाभ हुआ है कि उनका भी जिक्र हुआ। कुल मिलाकर के ये विन विन सिचुएशन ब्रिक्स के सारे देशों के लिए हुई, और आतंकवाद के मोर्चे पर एक बड़ी जीत भारत की भी है और मुझे लगता है दुनिया की भी है। बिल्कुल, जैसा कि विनोद जी ने कहा कि भाई जो शिखर सम्मेलन है ब्रिक्स, इसमें हम काफी सफल हुए हैं, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि भारत चाइना को ये एहसास करा चुका है कि यू आर बिगर पावर, तो इसलिए बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, और विवादों का हल ढूंढ लिया गया है और ब्रिक्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एब्सोल्युटली। देखिए सोमना जी, इसको समझना पड़ेगा कि ये केवल कल की बात नहीं है, ये हमारा ये चल रहा है 8th समिट में जो गोवा में हुआ था, उसके बाद अस्थाना में हुआ, हैम्बर्ग में हुआ, उसके साइड लाइन में भी हमारी डिस्कशन चल रही थी। गोवा के समय हमारी जो स्टैंड थी कि पाकिस्तान को एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म घोषित किया जाए, तो वहां पर चाइना को डायरेक्टली पाकिस्तान का एपी सेंटर कहने में एक पीछे हट रहा था। तो ये एक डिप्लोमेसी है, जबकि जो सबसे बड़ी जीत है उन्होंने एक इन्फ्यूज किया है चाइना के अंदर में, और ये एक बहुत डिप्लोमेटिक जीत है मोदी साहब की और उनके टीम की। उन्होंने एक इन्फ्यूज किया है चाइना में कि यदि आप बिगर पावर हैं तो आपकी एक बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब टेररिज्म एक मुद्दा केवल भारत और पाकिस्तान के बीच का नहीं है, ये पूरे विश्व का है। तो आप देखिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदर में जितने 7 संगठनें हैं, हकानी नेटवर्क है, अलकायदा है, इसके अलावा भी वो जो आईसिस की बात कर रहे हैं वो रशिया को कंसर्न कर रही है। इसमें जो बातें कही तुर्कस्तान सर, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। बिल्कुल, थोड़ी सी समय की पाबंदी है, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए मेरे साथ। और इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात शुरू हो चुकी है। ये मुलाकात चीन के शियामिन शहर में हो रही है। डोकलाम विवाद के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात है। बहुत बड़ी खबर इस समय की कि डोकलाम विवाद जिस तरह से सुलझाया गया और ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कद को साबित किया, भारत को साबित किया, और उसके बाद अब ये शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात शुरू हो चुकी है शियामिन शहर में। बहुत अहम है ये मुलाकात, बहुत से मुद्दों पर चर्चा होगी, और जिस तरह से पिछले दिनों में विवाद बढ़ा था उसको भी सुलझाया जाएगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी आंचल आनंद शियामिन में मौजूद है। आंचल, मुलाकात शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में जाने से पहले बहुत उत्साहित थे। उन्होंने कहा था कि मैं गोवा शिखर सम्मेलन में जहां तक पहुंचा था उससे आगे जाने का इच्छुक हूं, और वो आगे बढ़े भी हैं। कल जो घोषणा पत्र आया है उसमें क्या लगता है अब इस मुलाकात के बाद कितना आगे और बढ़ेंगे वो?
या पाकिस्तान से जो आतंकवाद इतना तो तय है कि डोकलाम विवाद से जिस तरह मैं लेसन की सबक की बात कर रही थी, तो कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन जरूर है कि एक तो क्वाइट डिप्लोमेसी, सिर्फ कूटनीतिक तरीके से टेबल पर बैठकर बातचीत करना, समस्याओं को सुलझाना ही आगे बढ़ने की तरफ इशारा है और वैसे ही आगे बढ़ा जा सकता है। जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। याद होगा आपको एससीओ समिट के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि हमारे जो मतभेद हैं वो विवादों की शक्ल ले ले। अब मतभेद विवादों की शक्ल ना ले, उसके लिए क्या मैकेनिज्म होना चाहिए? जिस तरह अभी भी पैनलिस्ट बोल रहे थे, अभी तक 3,500 किलोमीटर से ज्यादा का भारत चीन बॉर्डर है। ऐसे में जब हमारे आर्मी चीफ ने ये बात को माना है कि डोकलाम तो ठीक है निपट सकता है, लेकिन इस तरह के और भी घटनाएं हो सकती हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए वॉर मॉन्गरिंग, मीडिया के अंदर वॉरफेयर चलाना, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चलाना, ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन अंततोगत्वा जीत किसकी हुई? डिप्लोमेसी की हुई, जो कि लगातार इस विवाद के दौरान हमारी एमईए और वहां पर भी फॉरेन मिनिस्ट्री का लगातार कहना था कि देवर इन टच, यानी कि ट्रैक 2 पर डायलॉग प्रोसेस कंटिन्यूअसली ऑन था। उसका एक पहलू यह भी है कि 19 बार स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की 19 से ज्यादा बार बल्कि मुलाकात हो चुकी है मैकेनिज्म बनाने के लिए, बॉर्डर्स को डिमार्केट करने के लिए, और खास तौर से जो सबसे ज्यादा विवादित पॉइंट्स हैं भारत चीन सीमा पर, उनके ऊपर किस तरह से एक गिव एंड टेक के जरिए वो बॉर्डर्स डिमार्केट किए जा सकते हैं, एक मैकेनिज्म तैयार करने की जरूरत है। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला पिछले कई साल से ठप पड़ा हुआ है, तो क्या उसको आज हरी झंडी मिलेगी? क्योंकि शोभना, हमें यह भी समझना होगा, माओ जेडोंग जैसे बड़े नेता के तौर पर, उनके जैसे स्ट्रांग नेता के तौर पर शी जिनपिंग की तुलना की जाती है। यानी कि पिछले कई दशकों के बाद अगर चीन को सबसे ज्यादा स्ट्रांग नेतृत्व मिला है तो वो शी जिनपिंग की शक्ल में मिला है, और भारत को भी सबसे ज्यादा अगर स्ट्रांग नेतृत्व मिला है, प्रचंड बहुमत के साथ मिला है, जिसके पास 125 करोड़ भारतीयों की बैकिंग है, तो प्रधानमंत्री मोदी है। तो इससे बेस्ट टाइमिंग समस्याओं को सुलझाने में नहीं हो सकती है। और खास तौर से जिस तरह से आतंकवाद को लेकर जॉइंट डिक्लेरेशन में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, तो कहीं ना कहीं हमें इसे इंडिकेशन मानना चाहिए कि चीन भी अगर ये कहता है कि उसको ग्लोबल पावर बनना है, तो उसको ग्लोबल पावर की तरह एक्ट भी करना होगा, प्रिंसिपल स्टैंड लेना होगा। और जिस तरह से ये हो सकता है कि एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो कि मीडिया वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और लीगल वॉरफेयर का भी इस्तेमाल उस तरफ से किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इन समस्याओं को सुलझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो हमने एक एपिसोड वो देखा जब प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में शी जिनपिंग को जब बुलाया था, तो झूले पे दोनों बैठ के झूला झूले थे और एक डोकलाम हो गया, और उस वक्त भी जब वो झूला झूल रहे थे तब चुमार हो रहा था। तो ऐसे में इतना ज्यादा उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशंस जो है वो दोनों ही मुल्कों के लिए अच्छा नहीं है। आंचल, जिस तरह से हम देख रहे हैं बायलैटरल टॉक्स जब होती हैं दो देशों के बीच में, और ये तो बहुत बड़ी दो ताकत हैं, तो बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होती है। लेकिन भारत और चाइना को अगर हम देखें तो व्यापार के अलावा जो सबसे बड़ी बात है वो है बॉर्डर का झगड़ा, और हम डोकलाम से अभी उभरे हैं। 73 दिन जो विवाद चला वो चला। तो क्या आपको लगता है कि आतंकवाद के अलावा, डोकलाम के अलावा और क्या क्या बड़े मुद्दे इस चर्चा का विषय रहने वाले हैं? देखिए, मेरा ये मानना है, और जो मेरे सूत्र बताते हैं शोभना, मैं स्पष्ट कर दूं, आतंकवाद के ऊपर जो जॉइंट डिक्लेरेशन में भारत की जीत हुई है कूटनीतिक तौर पर, उससे ज्यादा आज आतंकवाद का शब्द मुझे नहीं लगता इस बायलैटरल टॉक के अंदर द्विपक्षीय वार्ता में छिड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि मेरा ये मानना है कि डोकलाम शब्द का जिक्र भी नहीं होने जा रहा है। ये शब्द और ये एपिसोड दोनों ही मुल्क बुलाना चाहते हैं फॉरवर्ड लुकिंग, किस तरह से रिश्तों को दोबारा पटरी पर लाया जाए, इस पर बातचीत होगी। शोभना, में ये समझना होगा, जब इतने बड़े समिट्स होते हैं मल्टीलैटरल फोरम में, तो जो बायलैटरल टॉक होती है महज आधे घंटे का उसमें वक्त होता है, तो एकदम से कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होता है, लेकिन हामी भर दी जाती है कि किस तरह से मैकेनिज्म सेटअप किए जाएं, और जो बैक एंड टीम्स होती हैं वो इसको लेकर दोनों ही तरफ की वो काम पे लग जाती हैं। तो मुझे लगता है कि वहां पर फॉरवर्ड मूवमेंट ज्यादा होगी। यानी कि जिस तरह से हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, दोनों मुल्क ही
भी इस वक्त एक तरह से स्लो डाउन के दौर से गुजर रहे हैं, तो वहां पर इकोनॉमिक टाइज को कैसे पुश किया जाए ये बहुत जरूरी है। यानी कि बुलेट नहीं वॉलेट की चर्चा मेरे हिसाब से ज्यादा होने वाली है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैं गुजरात से हूं, मेरे खून में डीएनए है, और यकीन मानिए शोभना, मैं जब से चीन में आई हूं, मेरा भी ये पहला चीन दौरा है, मैं इतना आपको कह सकती हूं कि यहां पर एवरीबडी मीन्स बिजनेस, यानी कि बिजनेस बहुत बड़ी चीज है। और चीन के लिए भी भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है और वो नहीं चाहेगा कि रिश्ते खराब हो। इसीलिए इन मुद्दों के ऊपर चर्चा, किस तरह से चीन की इन्वेस्टमेंट खींची जाए भारत में और ज्यादा, खासतौर से क्योंकि हमारा इकोनॉमिक स्लो डाउन आया है, बहुत सारे फैक्टर्स, चाहे जीएसटी की इंट्रोडक्शन हो, डिमोनेटाइजेशन हो, डोमेस्टिक जो इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर है उसको देखा जाए, और चीन की भी तरफ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहता है, वो भी ग्लोबल सिक्योरिटी चाहता है, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए चीन एक ग्लोबल पावर बनकर उभरना चाहते हैं। खासतौर से जब से अमेरिका की पॉलिसी बहुत इनवर्ड लुकिंग हुई है, वो मेक इन इंडिया की ही सिर्फ बात कर रहे हैं, और ब्रेक्सिट हुआ है, तो ऐसे में चीन वो वैक्यूम को फिल करना चाहता है। इसीलिए इन सब चीजों को देखते हुए ये विन विन सिचुएशन दोनों मुल्कों के लिए, जो बड़े एशियन जायंट्स हैं उनके लिए तभी हो सकती है अगर वो टेबल पर बैठे और इन मुद्दों पर चर्चा करें, फोकस जो है ज्यादा पॉजिटिव हो, और जो मुद्दे हैं, जो गले की हड्डी हैं, आप समझ लीजिए, उनके ऊपर उनको या तो ठंडे बस्ते में थोड़े वक्त के लिए डाल दिया जाए, नहीं तो सुलझाने का मैकेनिज्म ढूंढा जाए। बिल्कुल आंचल, आप हमारे साथ बने रहिए। जनरल साहब, आपसे मेरी बात हो रही थी और बिगर पावर बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पर हमारा डिस्कशन चल रहा था, और अभी आंचल ने भी कहा कि ग्लोबल पावर अगर बनना है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, और भारत ने चीन को पूरी तरह से इस चीज का एहसास कराया है कि अब हम दोनों देश बड़े हैं और इस तरह लड़ाई हमारे लिए सॉल्यूशन नहीं है। देखिए सोमना, एब्सोल्युटली जो आप कह रही हैं और जो आंचल जी वहां से बता रही हैं, इंडिया का जो ब्रेक थ्रू हुआ है, ये ब्रेक थ्रू यही हुआ है, चाइना को उसने ये रियलाइज कर दिया है कि देखिए, इन्फ्यूज किया है उसके आइडिया कि अभी आप बिग पावर बन रहे हैं तो एक बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इस परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि आज के दिन में चाइना एक इकोनॉमिक पावर बन चुका है। उसकी जो इकोनॉमिक जो उसकी जीडीपी है वो $12 ट्रिलियन की है, और आप देखिए ये जो 4 देश हैं ब्रिक्स के ही, उनके दुगना से भी ज्यादा अकेला उसका है, तो उसका तो प्रभुत्व तो है ही है, वो सुपर पावर बन गया है इकोनॉमी में। मगर चाइना ने क्या किया, जो शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षा है, वो क्या कहते हैं, बिफोर वो इमर्ज आउट होना चाहते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर में, एक स्पेस देख रहे हैं जो अमेरिका छोड़ रहा है, और वो चाहते हैं कि हम उनकी जो एक जियो पॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिक रीच होती है वो नहीं है, चाइना लैक कर रहा है, वो एक मिलिट्री पावर नहीं है। तो चाइना ने ये जो असर्टिवनेस है वो प्री मैच्योरली उसने कर दिया है, वो शी जिनपिंग की एक बहुत बड़ी भूल थी। मेरे ख्याल से उसका मिड कोर्स करेक्शन चल रहा है। यदि वो आज भारत को एकोमोडेट करता है, भारत का मतलब यह है कि भारत को देखिए एक बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट है चाइना से। हमारा एनुअल ट्रेड डेफिसिट आपको पता होगा कि $50 बिलियन है, और इंडिया क्या कह रहा था कि आईटी सेक्टर को लाना चाहता है जिससे कि ट्रेड डेफिसिट हमारे फेवर में और बैलेंसिंग हो जाए। चाइना इसको इंपोज कर रहा है। हम इंडिया ने एक ये किया, जब आप यदि कॉरिडोर की बात करते हैं, वन बेल्ट वन कॉरिडोर, तो इंडिया ने बात किया कि एशिया अफ्रीका कॉरिडोर जापान के साथ शुरू किया है। जापान उसके लिए बहुत मनी पंप करना चाहता है, इसका कंसर्न चाइना को है। तो चाइना को काउंटर वेल और बैलेंस करने के लिए इंडिया को इन चीजों को भी साथ साथ चलना पड़ेगा। देखिए, ये बहुत सीधी समझी ऐसी चाल नहीं होती है, ये चालें आपको कोई स्पेस छोड़नी पड़ेगी, कोई स्पेस लेना पड़ेगा। बिल्कुल। विनोद जी, जिस तरह से जब शिखर सम्मेलन शुरू हुआ, कल तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा था, कल सुबह तक दोपहर तक, कि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। दोनों ही देश प्रिकॉशन लेके चल रहे थे, कुछ क्लियर नहीं था, और अब ये हुआ कि दोनों की मुलाकात होने जा रही है, हो रही है, चालू हो चुकी है। तो कैसे लेते हैं आप इसको? नहीं, देखिए, ये सार्वजनिक रूप से भले न क्लियर हो, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स में और हम लोगों को ये अंदाज था और पता भी था कि इनकी मुलाकात होगी, क्योंकि आप देखिए, जब ये अभी G20 समिट में गए थे तब भी कहा जा रहा था इनकी मुलाकात नहीं होगी, लेकिन अनौपचारिक तरीके से हुई मुलाकात, अनौपचारिक तरीके से। तो ऐसे जब सम्मेलन होते हैं, और खासकर भारत और चीन
जब जनरल साहब भी कह रहे थे कि जो ब्रिक्स में जो ये जो देश हैं, इसमें 2 देश तो एक तरह से ब्राजील और साउथ अफ्रीका का तो इस रीजन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मुख्य रूप से तो भारत, चीन और रशिया ही है। बिल्कुल, तो ऐसे में भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की चीन की धरती पर ब्रिक्स सम्मेलन में मुलाकात ना हो, ये सोचना ही मुझे लगता है ये गलत था। लेकिन उनके विदेश मंत्री ने ये मेंशन किया था कि प्रोग्राम में ये शामिल नहीं है। ये डिप्लोमेटिक तरीके होते हैं कि आप जो है कोई चीज जब, चूंकि अभी एक विवाद से निकले हैं, अभी एक झगड़े से आप निकले हैं, और इमीडिएट जो है एकदम से उनके विदेश मंत्री भी, ये चाइना भी नहीं ये दिखाना चाहता था कि हम बिल्कुल कीन हैं हमारे राष्ट्रपति मुलाकात करने के लिए। तो ये डिप्लोमेटिक मैसेजेस होते हैं जो दिए जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं ऐड कर दूं आपके ऊपर, जो इंडिया ने अंडर टेबल खेला है, उन्होंने कहा कि मोदी तो डिक्लेयर ही नहीं किए कि हम जाएंगे ब्रिक में, ब्रिक होती नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए अंडर टेबल इंडिया ने भी बहुत स्ट्रांगली अपनी गेम खेली। नहीं, उसी का, और उनको भी डर था, उसी का नतीजा निकला कि आज आप जो है वहां एक विनिंग पोजीशन में हैं और अंडर टेबल दोनों के बीच में बात हुई है। विनोद, जो आप कह रहे हैं एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखिए जो इंडिया ने एक, मोदी जी गए हैं वहां एक हाई लेवल। मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगी, आंचल जी वहां मौजूद है। जी आंचल जी, आप कुछ कह रही हैं? बिल्कुल शोभना, के सिन्हा जी ने जिस तरह से कहा वो बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि एससीओ समिट कजाकिस्तान अस्ताना में खुद अटेंड करने गई थी, जहां पर जब साइडलाइंस पर दोनों की बायलैटरल टॉक हुई थी तब प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सेप्ट किया था इन्विटेशन ब्रिक्स में जाने का। लेकिन एक हफ्ता पहले डोकलाम चल रहा था, 27 तारीख जो पिछले हफ्ते का सोमवार था, तब डोकलाम क्राइसिस रिजॉल्व हुआ। उससे पहले 2 दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही एमईए की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनसे सवाल पूछा गया कि डोकलाम चल रहा है, क्या प्रधानमंत्री ब्रिक्स के सम्मेलन में शामिल आएंगे क्या? तो इसका जो जवाब था वो गोलमोल था कि ये लास्ट मिनट प्रोग्राम्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो टेंटर हुक्स पर रखा गया वो भी एक पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी ही था, क्योंकि डोकलाम विवाद सोमवार को सुलझा और मंगलवार को ये कंफर्मेशन आई कि जी हां, प्रधानमंत्री अटेंड करने के लिए शामन चाइना ब्रिक्स समिट आ रहे हैं। यानी कि डिप्लोमैटिकली बहुत सारे लेवल्स पर न सिर्फ बातचीत हो रही थी, और ये जो सिग्नल सेंड किए जाते हैं वो भी सेंड किए जा रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ी वजह थी। ब्रिक्स सम्मेलन अपने आप में कोई माने ना माने, मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप में बहुत बड़ी वजह है कि डोकलाम विवाद किस तरह से एक हफ्ता पहले एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, जो बात हो रही ब्रेक के बाद, सर ब्रेक के बाद हम आपके पास आएंगे। फिलहाल थोड़ा सा पाबंदी है और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं।